हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजलवाल्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो वर्तमान में काफ़ी ज्वलंत बना हुआ है। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद देश में ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति का आगाज हुआ और हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन ने निरंतर वृद्धि की और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश जो है वो ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में जो सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है यानी कि आत्मनिर्भर देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ विपरीत प्रभाव, जिसे नकारात्मक प्रभाव कहते हैं, वो भी आए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो भी आए हैं, जिनमें प्रमुख है रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता में गिरावट आई है। अधिक रासायनिक खादों के उपयोग की वजह से हमारे जो भूमिगत जल है उसका प्रदूषण हुआ है। जो रासायनिक खाद हैं वो वाष्पोत्सर्जित होकर हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट का भी पॉल्यूशन हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मानव स्वास्थ्य पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ा है और धीरे धीरे लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस जगने लगी और जिसकी वजह से पिछले 2-3 दशकों के अंदर फिर से लोगों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ा है। दोस्तों, आज जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती की शुरुआत की कोई किसान भाई या युवा या कोई व्यापारी करना चाहता है तो वो किस प्रकार से करे, जैविक खेती के लिए क्या क्या स्तंभ होते हैं, जैविक खेती पर आप पोषक तत्व प्रबंधन यानी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैविक खेती में आप रोग एवं कीटनाशी प्रबंधन यानी कि पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैविक खेती का सर्टिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर चंद्र भानु। नमस्कार सर, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने कहा कि जैविक खेती क्या है, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि जैविक खेती फसलों एवं पशुपालन का एक संपूर्ण प्रबंधन सिस्टम है जिसमें कि हम संश्लेषित रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, जैविक खेती का कंसेप्ट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कोई किसान भाई या युवा जैविक खेती करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें जैविक खेती के 3 कंसेप्ट हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। जो जैविक खेती का पहला कंसेप्ट है, मृदा को पोषित करना। सामान्यतया हमारे किसान भाई फसलों को पोषित करते हैं विभिन्न उर्वरकों के माध्यम से, लेकिन जैविक खेती में मृदा को पोषित किया जाता है उचित न्यूट्रिएंट के माध्यम से और वहाँ पर जैविक सघनता बढ़ाकर, ताकि हमारी मृदा है, जो हमारी सॉइल है, ये सतत न्यूट्रिएंट का सप्लाई जो है हमारी फसलों को करती रहे। दूसरा जैविक खेती का जो कंसेप्ट है, फील्ड पर, जैविक फार्म पर इकोसिस्टम मैनेजमेंट। संपूर्ण इकोसिस्टम को हम ऐसे मैनेज करेंगे कि हमारे जो फसलों के कीट एवं बीमारियां हैं उनके प्राकृतिक शत्रु वहां पर लगातार बने रहें और हमें उनके प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान न देना पड़े। दूसरा है कि अगर आप इकोसिस्टम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो अन्य लाभकारी जीव जंतु भी हमारे संपूर्ण जो एग्रो इकोसिस्टम है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और विभिन्न प्रक्रियाएं जो हैं पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को चलाने वाली वो अच्छे से चलती है। तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है जैविक खेती का, क्योंकि हमारा बहुत सा न्यूट्रिएंट प्रतिवर्ष हमारे फार्म से उपज के माध्यम से बाहर जाता है, इसलिए उस न्यूट्रिएंट को कैसे सप्लीमेंट करेंगे, तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक कंपोनेंट, मतलब पशुपालन वाले कंपोनेंट को फसल कंपोनेंट के साथ जोड़ना, तभी जाकर हमारी जैविक खेती सफल होगी। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ जो पशुपालन वाला कंपोनेंट है फसलोत्पादन के साथ, ये बहुत ज़रूरी और तीसरा कंसेप्ट है। इन तीनों कंसेप्ट को अगर हम एक साथ लेकर चलेंगे तो फीड दी सॉइल, इकोसिस्टम मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक कंपोनेंट विथ
क्रॉप कंपोनेंट, तो हमारी जैविक खेती हमेशा सफल होगी। इसके आगे एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारे किसान भाई जैविक खेती शुरू करना चाहेंगे तो जैविक खेती के 5 स्तंभ हैं, उन्हें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो पहला स्तंभ है जैविक खेती का, वो है नेशनल स्टैंडर्ड। हमें हर प्रत्येक देश का एक नेशनल स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से फसलोत्पादन में या पशुपालन में जैविक खेती में क्या क्या हमें आगतों का प्रयोग करना है वो डिफाइंड है। उसमें से कुछ चीज़ें परमिटेड हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं। तो हमें केवल जो परमिटेड चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करना है, चाहे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे पेस्ट मैनेजमेंट हो, या चाहे बीमारी एवं कीड़ों का प्रबंधन हो पशुपालन में। तो नेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना जरूरी है, जो कि पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ है जैविक खेती का सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन जो हमारे किसान भाई जब अपना प्रोड्यूस लेके बाज़ार में बेचने जाएंगे तो कोई भी उनसे पूछ सकता है कि हम कैसे माने कि आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है। तो अगर सर्टिफिकेशन होगा, हमारे किसान भाई के पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो अवश्य बता देगा कि हमारा जी देखो हमने ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया हुआ है, तो हमारा पूरी तरह से सर्टिफाइड प्रोड्यूस है। तीसरा जो स्तंभ है तकनीकी पैकेज। तकनीकी पैकेज फसलोत्पादन की में प्लानिंग से लेके हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग तक जितनी भी तकनीकी यूज होती हैं अच्छी उपज और अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, उसे हम तकनीकी पैकेज कहते हैं। तो तकनीकी पैकेज को भी जो तीसरा स्तंभ है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें सही मात्रा में उपज, सही गुणवत्ता का प्रोड्यूस भी मिल सके। जो चौथा स्तंभ है मार्केटिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है अच्छा लाभ कमाना। तो हमारे किसान भाई जब तक मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पहले से प्लान करके नहीं चलेंगे, तब तक उनको उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट चौथा स्तंभ है। और पांचवा स्तंभ जो जैविक खेती का है वो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन। इस पर भी जोर देना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के माध्यम से जैविक खेती को आगे बढ़ाएंगे तो अपने प्रोड्यूस को थोड़ा वेटिंग टाइम रख के हम कभी भी सही कीमत मिलने पर और अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तो इन पांचों स्तंभों को लेकर अगर हमारे कोई युवा भाई या किसान भाई जैविक खेती को आगे बढ़ाते हैं तो वो जैविक खेती में एक सफल व्यवसायी बनने में अवश्य सफल है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से आप जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या जैविक खेती के लिए जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनको आप फॉलो करते हुए यदि जैविक खेती करते हैं तो ना सिर्फ आप लंबे समय तक जैविक खेती करेंगे, अपितु आपकी फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा और आप अपनी सॉइल को अच्छे से फीड कर सकेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से कि जैविक खेती में यानी कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो किस प्रकार से करेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो जानना चाहूँगा सर मैं आपसे कि जो भी किसान भाई या युवा या कोई व्यवसायी जो कि कॉमर्शियल रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, वो जैविक खेती में किस प्रकार से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेगा। जैसा कि आपने बताया कि पोषण प्रबंधन जैविक खेती में कैसे करें ताकि हमें अधिकतम उपज और अच्छी गुणवत्ता का प्रोड्यूस मिल सके। तो जैविक खेती में पोषण प्रबंधन में सर्वप्रथम हम ये ध्यान देंगे कि हम कौन सी फसल लगा रहे हैं, उस फसल की नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या है। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कोई किसान टमाटर लगा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे टमाटर की फसल है, तो टमाटर की फसल में जो नाइट्रोजन चाहिए 150 किलोग्राम, फास्फोरस चाहिए लगभग 100 किलोग्राम और पोटाश चाहिए लगभग 100 किलोग्राम। तो जो सामान्यतया हमारे जो जैविक उर्वरक होते हैं, उर्वरक या तो कहें खादें होती हैं, जैविक खादें जैसे गोबर की खाद हो गई, केंचुआ खाद हो गई, कंपोस्ट की खाद हो गई, अगर इनके माध्यम से हम केवल नाइट्रोजन की सप्लाई ही कैलकुलेट करके दें तो फास्फोरस और पोटाश की सप्लाई स्वतः उनसे आवश्यकता अनुसार हो जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की सप्लाई पर फोकस करना है और फसल की आवश्यकता अनुसार कैलकुलेट करके देना है। दूसरी चीज़, उसको स्प्लिट डोजेज में देना है। और उसके साथ साथ जैविक खेती या कन्वेंशनल खेती में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उन न्यूट्रिएंट का सॉल्युबलाइजेशन कैसे हो।
कन्वेंशनल खेती में जैसे हम यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया की जो नाइट्रोजन है रेडली अवेलेबल रहती है, आराम से फसलों को मिल जाती है। पर जैविक खेती में जो हम जैविक उर्वरक या कहें तो जैविक खादें यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनकी नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए माइक्रोबियल कंसोर्सिया या जो भी हमारे चाहे जीवामृत हो चाहे दूसरे भी कन्वेंशनल प्रोडक्ट हों, जो भी सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनकी उपलब्धता बढ़ाने वाले मृदा में उनका प्रयोग उनके साथ हम अवश्य करें। या डिफरेंट टाइप के बायो फर्टिलाइजर हैं उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस केवल नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फेट साल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, पोटास साल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, सल्फर की अवेलेबिलिटी बढ़ाने वाले बैक्टीरिया हैं। इन सबका उपयोग हमें फसल की आवश्यकता अनुसार खादों को कैलकुलेट करके और इनका उपयोग क्षमता बढ़ाने वाले माइक्रोबियल कंसोर्सिया को एक साथ करने से फसल की न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हम अवश्य पूरी कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे, तो मैं आपको इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर हमारे किसान भाई हैं या जो युवा हैं या जो भी व्यवसायी हैं जो कि कमर्शियल रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, वो शुरुआती दौर में जोश के साथ इधर उधर से वीडियो देख करके या आधी अधूरी जानकारी के साथ शुरू करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर मतलब जो आप कहो जैविक खाद जिसे आप कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, उनके साथ शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, जैसा सर ने बताया कि जैविक खेती में जो हमारे जैविक खाद आप उपयोग में लेते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स कहते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट रिलीज स्लो होता है, तो उस फसल की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए सर ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ में जैव उर्वरक जिन्हें आप बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, जो कि आपकी फसल की आवश्यकता अनुसार आप फसल के ऑर्गेनिक मैन्योर्स अप्लाई करने के दौरान आप इनको अप्लाई करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये बायो फर्टिलाइजर्स जो आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स आपने डाले हैं, उनसे न्यूट्रिएंट को मिनरलाइज करके और रिलीज करने में जल्दी सहायता करेंगे, जिससे कि वो जो पोषक तत्व है वो उचित समय पर आपकी फसल को प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कीट एवं व्याधि यानी कि पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी समस्या है। ज़्यादातर किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि हमारी फसल जो है, हम ऑर्गेनिक खेती अपना तो लें लेकिन फसल में जो है कीट एवं व्याधि प्रबंधन जो है वो एक बड़ी समस्या है। तो हम सर के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से किसान भाई अपनी फसल के अंदर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। प्रश्न रहा कि हमारे किसान भाई सामान्यतया देखा गया है कि पोषण प्रबंध और जो कीट और व्याधिनाशी जीव जिन्हें कहते हैं, जिनमें हमारे खरपतवार भी आते हैं, कीट पतंगे भी आते हैं और बीमारियां भी आती हैं, इनका प्रबंधन कैसे करें कि हम सही उपज और सही गुणवत्ता का प्रोड्यूस ले सकें ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, हमारे किसान भाई सामान्यतया जो रिपोर्ट करते हैं, ये देखा गया है कि जैविक खेती में कीट और व्याधियों का प्रयोग कम होता है। इसके बावजूद भी कुछ व्याधियों और कीड़ों का प्रकोप जब हो जाता है तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं रहता है। केमिकल फार्मिंग में आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर फंगस से लगने वाली बीमारियां हैं तो फंजीसाइड होते हैं, कीटों के लिए डिफरेंट टाइप की इंसेक्टिसाइड होती हैं और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो इस तरह से उनके माध्यम से कन्वेंशनल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग में हम कीट एवं व्याधि प्रबंधन करते हैं। पर जैविक खेती में हमारे पास वो उपाय चूँकि पूरी तरह से प्रतिबंधित होते हैं, तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पर बहुत ध्यान देना होता है कि वो कीड़ा या बीमारी लगने ही न पाए। इसके लिए प्रतिरोधी प्रजातियां और कल्चरल मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे हम इस समय फसल लगाएं कि उस समय बीमारी आती ही न हो। बीमारी की जो बहुत प्रोन अवस्था में आप क्रॉप लगाओगे या कोई कीट बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तब वो हमारी जैविक खेती में सफल नहीं हो पाएगा। तो हमें प्रिवेंटिव मेथड पे बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा जो डिफरेंट नॉन केमिकल पैरामीटर हैं, चाहे फिजिकल मेथड हैं, दुनिया भर के ट्रैप आते हैं, बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं, फसलों में बहुत सारा तरह के जो है पैरासिटॉइड हैं, जैसे धान के लिए टाइकोग्रामा है, गन्ने के लिए टाइकोग्रामा है। इसके माध्यम से हम विभिन्न तनावेदकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेस्ट रिपेलेंट प्लांट से बने हुए हर्बल प्रोडक्ट बहुत सारे इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं, जैसे निमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, 10 एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा चिली गार्लिक एक्सट्रैक्ट हो गया। इन सभी के माध्यम से हम बहुत सारे कीट पतंगों को आराम से प्रबंधन कर सकते हैं।
यदि आप पंचगव्य और फर्मेंटेड बटर मिल्क इनका उपयोग कर रहे हैं तो कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में आप सफल हो पाएंगे। इनके अलावा ट्राइकोडर्मा हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, इनका अगर आप रेगुलर फसल की प्लानिंग के साथ साथ बुआई के साथ से ही सीड ट्रीटमेंट के साथ इनका प्रयोग कर रहे हैं, बीच बीच में स्प्रे कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार, तो बहुत सारे जो व्याधियां हैं कवक जनित या बैक्टीरिया जनित वो नहीं लग पाती हैं। तो यहाँ पर कीट और व्याधि प्रबंधन में हमें ध्यान देना है। दसपर्णी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जिसका हर किसान, जैविक किसान को ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। ये 10 विभिन्न तरह की पेस्ट रिपेलेंट प्लांट की पत्तियों से बना हुआ प्रोड्यूस है जो कि एक रेडीमेड इंसेक्टिसाइड के रूप में 6 महीने तक हमारे किसान भाई प्रयोग में ला सकते हैं। तो साल भर में 2 ही बार आपको दसपर्णी एक्सट्रैक्ट बनाना होगा और इसका यदि हम 3% का सलूशन स्प्रे कर दें रेगुलर इंटरवल पर। अच्छा, किसान भाई को ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारे पास उतने इफेक्टिव पेस्टिसाइड जो हर्बल प्रिपरेशन नहीं है, तो इनको हर हफ्ते या यूँ कहिए कि हर 10 दिन पर एक स्प्रे कर ही देना चाहिए। और हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कीड़े या बीमारी आएँ और उसके बाद हम छिड़काव करें। हमें हर हफ्ते या 10 दिन के रेगुलर इंटरवल पर छिड़काव करते ही रहना पड़ेगा। तो एक छिड़काव आप दसपर्णी का कर दें, एक सड़ा हुआ मट्ठा या जिसको फर्मेंटेड बटर मिल्क कह रहे हैं उसका कर दें, एक पंचगव्य का कर दें। इस प्रकार से अल्टरनेट दसपर्णी, पंचगव्य, फर्मेंटेड बटर मिल्क, कभी कभी गाय या भैंस का पेशाब है उसका भी अगर 1-5% के आसपास का सलूशन आप स्प्रे कर दे रहे हैं तो उसका भी रिस्पांस अच्छा होता है, बहुत सारे कीड़े या बीमारी नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से अल्टरनेट और रेगुलर स्प्रे करते रहने से हमारी बहुत सारे कीड़े और बीमारियां लगती ही नहीं हैं और लग भी जाती हैं तो उनका प्रबंधन आसानी से हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना है कीड़े या बीमारी प्रबंधन के लिए कि प्रतिरोधी प्रजातियां और का प्रयोग करें और बीमारी या कीड़ा आने से पहले ही जो भी पॉसिबल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, सर ने बड़े ही विस्तार पूर्वक आपको बताया कि आप जब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से आप उसमें कीट एवं व्याधि प्रबंधन करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से आप जो है कौन कौन से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो आप जो है जैविक खेती में इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि जैविक खेती की शुरुआत तो किसान भाई कर लेते हैं, वो बाकी सारी चीज़ों का प्रबंधन भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को ये पता नहीं है कि जैविक खेती में सर्टिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि जैविक खेती के दौरान जो सामान्य सावधानियां क्या क्या हमें रखनी है वो हम सर के माध्यम से जानेंगे। कहा कि एक सर्टिफिकेशन जैविक खेती का एक बहुत ही अच्छा स्तंभ है जिसके बारे में हमारे किसान भाई को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब वो अपना प्रोड्यूस लेकर बाजार में बेचने जाएंगे तो हर कोई ये सर्टिफिकेट मांगेगा कि आपका प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है, हम कैसे जानेंगे। तो हमारा ये जब सर्टिफाइड फार्म होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है। तो सर्टिफिकेशन सिस्टम 2 तरह का होता है। एक पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जो कि हमारा एनसीओएफ गाजियाबाद के माध्यम से कोऑर्डिनेट होता है और हमारे डिफरेंट रीजनल काउंसिल होते हैं देश के अलग अलग भागों में। हमारे किसान भाई इसके लिए आवश्यकता है कि ग्रुप के माध्यम से अपना ग्रुप बना लें और ऑनलाइन, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पहले इसमें एक भी पैसा नहीं लगता था और अब थोड़ा नॉमिनल खर्चे पर ये जो पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम में वो अपना सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं और आराम से डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इसमें डिफरेंट तरह की एजेंसी हैं जो कि भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड एजेंसी हैं, उनके माध्यम से करवाना होता है। इसके लिए वो कन्वर्जन पीरियड 3 साल का रखते हैं और 3 साल बाद ही वो अपना एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये फार्म पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो चुका है और 3 साल बाद ही हमारे किसान भाई उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं और वह प्रोडक्ट सीधे वो इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सकते हैं। तो हमारा किसान भाइयों या जैविक खेती में शामिल होने वाले युवाओं से अनुरोध है कि वो दोनों तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम को एक साथ लेकर चलें। पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम करा लें तो पीजीएस में क्या है कि जो उनका प्रोड्यूस है पहले साल से ही वो बाज़ार में डोमेस्टिक मार्केट में आराम से अपना सर्टिफिकेट लगाकर बेच सकते हैं। यह पीजीएस अंडर कन्वर्जन वाला प्रोड्यूस है, इसको आप आराम से बाजार में बेच सकते हैं। दूसरा, जब उनका 3 साल पूरा हो जाएगा
तब थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सीधे इंटरनेशनल मार्केट में भी वो अपना प्रोड्यूस उतार सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर निवेदन है कि पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एक साथ ही शुरू करें, ताकि 3 साल बाद इंटरनेशनल मार्केट में उतर जाएं और उससे पहले अच्छा लाभ और अच्छा रेट मिले, उसके लिए आप डोमेस्टिक मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या क्या जैविक खेती में सावधानियां शुरुआत करने से पहले रखना ज़रूरी है ताकि हमारे किसान भाई असफल न हों। तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो मेन है कि मार्केट का सर्वे कर लें, किस कमोडिटी की डिमांड है उसके हिसाब से शुरुआत करें। और दूसरा है कि पैरेलल प्रोडक्शन, एक साथ बड़े फार्म पर कभी भी जैविक खेती की शुरुआत न करें। अपना कुछ छोटे स्तर से शुरुआत करें। आप मान लीजिए कि 10-20% एरिया से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ती जाए वैसे वैसे आप ऑर्गेनिक का एरिया बढ़ाते जाइए। दूसरी सबसे बड़ी जो सावधानी रखना चाहिए, हमेशा ग्रुप में आप शुरुआत करें। ग्रुप में शुरुआत करेंगे तो पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम में सीधे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके लिए कम से कम 5-6 किसान होना आवश्यक है। मिनिमम 5 चाहिए, लेकिन कोशिश करें 6 किसान की, ताकि एक किसान अगर दाएं बाएं होता है तो आपका 5 का आंकड़ा मेंटेन रहे। अगला चीज़ है कि अगर आप ग्रुप में शुरू कर रहे हैं तो कोई हमारे भाई खेती में लगे रहेंगे, कोई उसकी प्रोसेसिंग में लगे रहेंगे, कोई लोग जो मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं वो मार्केटिंग में लगेंगे। इस प्रकार संपूर्ण उगाने से लेकर बेचने तक की व्यवस्था हमारा ग्रुप के माध्यम से आसानी से पूरी हो जाएगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि कभी भी आप पेरिसेबल कमोडिटी जैसे सब्जियां होंगी, दूध हो गया, पशुपालन में दूध है, इनसे शुरुआत न करें, क्योंकि इनके लिए आपको तुरंत अच्छे रेट की मार्केट मिलना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे किसान भाई सर्वप्रथम नॉन पेरिसेबल कमोडिटी जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, इनसे शुरुआत करें। जब भी आपको अपने प्रोड्यूस का सही रेट और सही दाम मिलता है तब आप बेच सकते हैं, आपके पास वेटिंग टाइम रहेगा। और जैसे जैसे उपभोक्ता का विश्वास आपके ऊपर बढ़ता जाए और लोग डिमांड करें कि हमें सब्जियां भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तब धीरे धीरे आप इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हों और इनका रेशियो अपने खेत पर, इनका प्रक्षेत्र बढ़ाइए और उपभोक्ता की डिमांड के हिसाब से आप जो है प्रोड्यूस की सप्लाई और उसका उगाना जारी रखें। अच्छा, एक और सावधानी रखनी है कि जैसे खरपतवार हो गए, पेरेनियल खरपतवार, जब आप जैविक खेती करते हैं तो आपके पास कोई हर्बिसाइड का ऑप्शन नहीं रहता है। तब आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि पेरेनियल खरपतवार को आप मैनेज कैसे करें। तो जब भी जैविक खेती की शुरुआत करने का आप मन बना रहे हैं, जिस साल जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं उससे 1 साल पहले ही नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के माध्यम से संपूर्ण तरह से पेरेनियल खरपतवारों का प्रबंधन करके फिर अगले साल से आप जैविक खेती की शुरुआत करेंगे, तब एक आपको आसानी हो जाएगी कि इन खरपतवारों से मुक्ति पाने की। और जो विशेष सावधानी आपको रखनी है कि फसल की आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट सप्लाई अवश्य करें, अन्यथा हमारे बहुत सारे किसान भाई यहीं पर फेल होते हैं। और जो जैविक उर्वरक हैं डिफरेंट तरह के, जैसे गोबर की खाद हो गई, केंचुआ खाद हो गया और खलियाँ हो गई, या लिक्विड मैनोर जैसे गाय या भैंस का पेशाब है, इनसे के अगर कम्बिनेशन से, इनके मिक्स फार्मूलेशन से हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी अच्छी उपज मिलती है। जितनी एक्सपेक्टेड यील्ड है उतनी मिल जाती है, यील्ड रिडक्शन कम होता है और अच्छी गुणवत्ता का हमें उत्पाद मिल जाता है। तो इन मोटी मोटी सावधानियों को अगर लेकर हमारे किसान भाई जैविक खेती में आगे बढ़ेंगे, हमारे युवा अवश्य सफल होंगे और जैविक खेती को एक व्यवसाय के रूप में आगे ले जा सकते। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा आज सर के माध्यम से हमने ये जाना कि अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, किस प्रकार से जैविक खेती की शुरुआत करेंगे, आपको अगर जैविक खेती में आना है तो क्या क्या सावधानियां रखनी है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, आप उसके बाद में इंसेक्ट एंड पेस्ट यानी कि रोग एवं व्याधि का प्रबंधन कैसे करेंगे। उसके बाद हमने जाना कि आप सर्टिफिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से करेंगे और जो जनरल सावधानियां आपको रखनी है जैविक खेती के दौरान वो आप किस प्रकार से रखेंगे। तो दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में बताया। तो सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दर्शकों की तरफ से कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने अपने समय के दौरान हमें बताया कि किस प्रकार से जैविक खेती करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये था आज का हमारा विषय कि जैविक खेती किस प्रकार से करोगे। आशा है जैविक खेती में आने वाले हमारे युवाओं को, किसान भाइयों को और व्यावसायिक रूप से आने वाले बिजनेसमैन के लिए
ये वीडियो बहुत ही उचित होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, एक नए विचार के साथ, जो उपयोगी होगा किसान भाइयों के लिए, कृषि क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए, कृषि क्षेत्र में आने वाले व्यवसायियों के लिए और कृषि सोच से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।